नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 के तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 8/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं जीके जीएस का विस्तृत व्याख्या तो करता ही हूं और करेंट का अपडेट करके देता हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो दोस्तों, ये एन अनसुटेबल बॉय फिल्म निर्माता करण जौहर का आत्मकथा का शीर्षक है। फिल्म निर्माण से आलिया भट्ट का नाम सुने होंगे। आलिया भट्ट एड फाइंड्स एट होम, ये उनका लिखा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में रामनाथ कोविंद का लिखा हुआ है नए भारत का सामवेद। अगर एग्जाम में आए कि नए भारत का सामवेद किनके द्वारा लिखा गया है, तो अभी हाल फिलहाल में करेंट में उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अरुंधति राय जो कि फेमस बुकर पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं, इन्होंने भी अपना एक नया बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है आज़ादी। अच्छा, नरेंद्र मोदी का बहुत फेमस बुक बच्चों के लिए रहा था एग्जाम वॉरियर, तो वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है, नमो के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस लेखक का प्रसिद्ध बुक है, जो कि हम इस अभी 1-2 मिनट पहले उस लेखक का नाम ले चुके हैं, चर्चा भी किए हैं। बताइएगा कमेंट करके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से संबंधित है, जबकि लखनऊ घराने से कथक नृत्य जो है करता पंडित बिरजू महाराज, उनका संबंध है। और पूछता एग्जाम में तानसेन का संबंध किस घराना से है? तो ग्वालियर घराना से। तानसेन का, याद रखिएगा, तानसेन का संबंध ग्वालियर घराना से है, और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मॉनसून में निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? तो दोस्तों, भारत में मॉनसून निवर्तन वर्ड बोला जाता है, एक आगमन बोला जाता है। तो भारत में मॉनसून पहुंचने को आगमन कहते हैं, जबकि मॉनसून जाने को निवर्तन कहा जाता है। तो निवर्तन जाने को कहते हैं। आता है मॉनसून का भारत में तो जून के प्रथम सप्ताह में, जून के फर्स्ट सप्ताह में आता है। जबकि जाने का अगर बात, यानी कि भारत में मॉनसून निवर्तन किस महीने में होता है, तो याद रखेंगे कि नवंबर महीने के अंतिम में भारत से मॉनसून जाता है। मॉनसून दोस्तों अरबी वर्ड है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। मॉनसून अरबी वर्ड है, और दक्षिण पश्चिम मॉनसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। 80 से लेकर 90% तक वर्षा भारत में, सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं है? महात्मा गांधी के आदर्श पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं। तो महात्मा गांधी, सबसे पहले याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने टोटल 11 सिद्धांत दिए थे देश के हित में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना महात्मा गांधी का आदर्श पर निर्भर है कि गांव के क्षेत्र में पूरा कुटीर उद्योग को बढ़ावा दीजिए ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके और उनका आय बढ़े। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाने के लिए भी महात्मा गांधी बोले। ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए भी महात्मा गांधी बोले। शहर क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी नहीं बोले। तो इसका आंसर कह रहा था कौन सिद्धांत महात्मा गांधी का नहीं है? तो यही पहला नंबर वाला सिद्धांत महात्मा गांधी का नहीं है। नीचे में एक है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन, कि ग्राम पंचायत का गठन, ये आप लोग बताइएगा कि भारत में ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, उसको याद रखिएगा।
1917 में सबसे पहले फेमस हुए थे चंपारण आंदोलन के वजह से। और 1918 में महात्मा गांधी का एक आंदोलन आया, इसको खेड़ा आंदोलन बोलते हैं। 1919 में जो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, खिलाफत आंदोलन किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ। और 1942 लास्ट में, इसको याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो महात्मा गांधी नेतृत्व किए इतना आंदोलन का, और इसमें भाग लिए बढ़ चढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई डैश मीटर होती है। तो पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई दोस्तों 13 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई की बात करें तो पुरुषों के कबड्डी के मैदान की चौड़ाई 10 मीटर होती है। हो सके आगे पूछ लें तो लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, जबकि महिलाओं के कबड्डी के मैदान की लंबाई 12 मीटर होती है लंबाई, और चौड़ाई 8 मीटर होती है। तो इसको याद रखिएगा। कबड्डी के खेल के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। कबड्डी के कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष अभी नीलम कपूर जी हैं, नीलम कपूर जी, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण? पश्चिम तट पर, यानी कि भारत का अगर मैप लास्ट में ये दक्षिण में ऐसे लिया जाए तो पश्चिमी तट बंदरगाह कहाँ होंगे दोस्तों? तो समुद्र से लगे राज्य में होंगे। तो समुद्र से लगे राज्य दक्षिण और पूर्वी तट और पश्चिमी तट तथा दक्षिण में है। तो कह रहा है कि कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, तो ये पूर्वी तट में है। पारादीप उड़ीसा में है, पूर्वी तट में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, तो पूर्वी तट में है। जबकि मुंबई बंदरगाह दोस्तों पश्चिमी तट में है। मुंबई बंदरगाह की अगर बात करें तो कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि भारत का सबसे प्राकृतिक रूप से गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो कांडला बंदरगाह, कांडला गुजरात में है दोस्तों, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका अनुजा चौहान जी हैं। किरण देसाई की अगर बात करें तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये बुक के रचयिता किरण देसाई जी हैं, और 2006 में इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। सुधा मूर्ति की बात करें तो द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, यानी कि वह दिन जब मैंने दूध पीना बंद कर दिया, ये सुधा मूर्ति का। सर्प का बदला भी सुधा मूर्ति ने लिखे हैं। दादी को पढ़ना कैसे सिखाया, ये भी सुधा मूर्ति ने ही लिखे हैं। तो ये सबको याद रखिएगा। भारतीय नृत्य का डैश शब्द, कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? तो भारतीय नृत्य का अभिनय जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से लिया गया, इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो नृत्य की अगर बात किया जाए तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा। जिसमें पहला भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है, कथक उत्तर भारत में किया जाता है खास करके यूपी में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ओडिसी ओडिशा में किया जाता है, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल में किया जाता है, मणिपुरी जो है वो मणिपुर में किया जाता है, जबकि सत्रिया जो असम में किया जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं तो सबसे नया नृत्य का नाम क्या है और वह किस राज्य से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? कौन सा महासागर जो है पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो दोस्तों हम लोग जो वर्ल्ड मैप देखते हैं वो प्रशांत महासागर को 2 भाग में बांट के दिखाया जाता है वर्ल्ड मैप को।
अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर कुछ यूं है, इस तरह से अर्धगोलाकार यानी अंडाकार, और इधर साइड में उत्तरी अमेरिका है, इस साइड में दक्षिणी अमेरिका है। अगर मैप को आप चेंज करिएगा तब पता चलेगा। इधर जापान है, रूस है, जापान है, चीन का कुछ क्षेत्र है, ये सब ऐसे है दोस्तों। लेकिन हम लोग प्रशांत महासागर को दो भाग से बांट के करते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। बहुत सारे महासागरों का आकार पूछ लिया जाता है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है तो अभी बताए दोस्तों, ओवल है, अंडाकार, जबकि अटलांटिक महासागर का आकार एस आकृति का है। ऐसे करके इस तरह से अटलांटिक महासागर है, जबकि हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और विश्व की सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त भी, याद रखिएगा कि मेरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई 11,022 या कभी कभी 11,033 मीटर भी रहता है, दिया हुआ रहता है 11,022 मीटर या 11,033 मीटर, तो ज़्यादा करके 22 रहता है, लेकिन लगभग यही अंतर है थोड़ा सा का, लेकिन ज़्यादा 22 ही रटिएगा, कभी कभी 33 करके दिया जाता है। निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है? तो गजल किंग भारत में जगजीत सिंह को कहा जाता है। जबकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय जो है गजल किंग गुलाम अली को कहा जाता था, लेकिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद गुलाम अली साहब पाकिस्तान में चले गए, तब से भारत में गजल किंग जगजीत सिंह को कहा जाता है। और भी विभिन्न प्रकार के गजल गायक हमारे देश में हैं, जैसे पंकज उदास गजल गायक हैं। बाकी सभी सिंगर, मुकेश, मन्ना डे, शैलेंद्र, ये सभी सिंगर हैं, बॉलीवुड सिंगर हैं। तो याद रखिएगा, गजल क्या है? अरबी साहित्य की काव्य शैली है। गजल जो है अरबी साहित्य की काव्य शैली है। पूछेगा कि गजल जो है किस साहित्य की काव्य शैली है, तो अरबी साहित्य की। और गजल गाने से पहले अक्सर सिंगर को देखते हैं कि पहला शेर बोलते हैं, तो पहले शेर को मतला कहा जाता है, तो बोलते हैं सबसे पहले मतला करते हैं वो लोग। संगीत का जनक, गजल संगीत के अंतर्गत आता है। संगीत का जनक साम वेद को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, बराबर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जो फरवरी 2023 में दिया गया वो नहीं मिला है? कह रहा है किसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 नहीं मिला है? तो 2021 का पुरस्कार कब दिया गया था? फरवरी 2023 में। किनको नहीं मिला है? तो जयलक्ष्मी ईश्वर को मिल चुका 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नीना प्रसाद को भी मिल चुका, और थोकचोम इबे मूवी देवी को भी मिल चुका है, लेकिन सुमित्रा गुहा को नहीं मिला है 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो फरवरी 2023 में दिया गया। सुमित्रा गुहा क्या है? तो ये भी शास्त्रीय गायिका हैं, खास करके गायन में विधि होता है, घराना होता है बहुत सारा, जैसे जाने नृत्य वगैरह में, उसी तरह से। तो एक कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के गायक है सुमित्रा गुहा जी। संगीत नाटक अकादमी की संकल्पना 1952 में हुआ, और 52-53 में, कभी कभी 53 भी दिया जाता है, तो 52 या 53 में स्थापना, कहीं भी आएगा तो याद रखिएगा, 53 भी दिया जाता है और 52 भी दिया जाता है, क्योंकि 52 में संकल्पना हुआ, 53 में स्थापना हुआ, तो दोनों रहता है। और संगीत नाटक अकादमी का पहला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो द्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। द्री उत्सव क्या होता है दोस्तों? तो बहुत सारा जो मतलब आदिवासियों के द्वारा उत्सव किया जाता है, इसमें द्री उत्सव भी जंगली आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश के उत्सव की बात करें तो उगादी मनाया जाता है, उगादी आंध्र प्रदेश में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये सब। असम में तो असम का जान रहे हैं बिहू, ये सब रेंगाली बिहू, सभी प्रकार के बिहू असम में मनाए जाते हैं। रेंगाली बिहू, भोगाली बिहू, ऐसे करके रहता है। केरल की बात करें तो केरल में ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है, नौका दौड़ वाला। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, द्री जो उत्सव है इसको इस तरह से याद रखेंगे कि आपतानी जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अब प्रत्येक वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के पूछा जाता है कौन उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो इसको तो पढ़ ही के जाइएगा। और भी याद रखना है तो रख लीजिएगा कि खारची जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, लोसांग सिक्किम में, लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में, मिजोरम में चापचारकुट महोत्सव मनाया जाता है, जबकि फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। बहुत सारे महोत्सव बता दिए, तो इस याद रखिएगा। नहीं एक बार में आए तो बैक करके सुनिए और लिखने का प्रयास कीजिए ताकि याद रहे आप लोगों को। किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कहता है कोई भी देश के अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवसाय द्वारा अर्जित आय, व्यक्ति जितना आय अर्जित किया मान लीजिए 20 रुपये, और व्यवसाय द्वारा अर्जित किया मान ले वो व्यक्ति 30 रुपया, तो टोटल हो गया 50 रुपया। तो कहता है कि ऐसे जो 50 रुपया निकाला जाता है व्यक्तिगत आय और व्यवसाय से आय जोड़ के किस विधि का उपयोग करते हैं? तो इसमें आय विधि का उपयोग किया जाता है। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया। 1867-68 में किया गया। बुक उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताए कि उस समय भारतीयों की आय 20 रुपये थी, अनुमानतः प्रत्येक व्यक्ति की आय 20 रुपये। याद रखेंगे कि एक अभी ही याद रखिएगा कि पहली बार वैज्ञानिक विधि से भारत की राष्ट्रीय आय के गणना का प्रयास किसके द्वारा किया गया? पहली बार वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किन्होंने की? इसको तो अभी ही रट लीजिएगा। 1931-32 में निकाले V.K.R.V. राव के द्वारा वैज्ञानिक विधि से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई। इसको अभी ही रट लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO संस्था करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन हैं? तो भारत में सरकार के 3 स्तर है, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जिस तरह से भारत सरकार के 3 स्तर हैं उसी तरह से सभी राज्य में स्थानीय सरकार भी 3 स्तर पर कार्य करती है। 3 स्तर पर कौन कार्य करती है? तो स्थानीय सरकार, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हुआ, सब अपने आप में 3 स्तर पर काम करती है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ये स्थानीय सरकारें 3 स्तर पर काम करती है। 3 स्तरीय जो है ये जो दिया गया, ये किनके द्वारा दिया गया स्थानीय स्वशासन करने के लिए? तब बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया, जबकि 2 स्तरीय दिया गया अशोक मेहता समिति के द्वारा। ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है भारतीय संविधान में, अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में किस देश में है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में बागमती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अच्छा, श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टे है, जबकि कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, माने वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। जैसे भारत में भारत की राजधानी दिल्ली है, जबकि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, तो उसी तरह से भारत की जो है श्रीलंका की राजधानी मेन जो है विधायिक का वो जयवर्धनपुरा कोट्टे है, जबकि वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा चलता है नगुल्ट्रम, यहाँ याद रखिएगा। और ये मालदीव में रुपया चलता है। रुपया चलाने वाले कितने देश है? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा सब लोग। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, तो इतना ही ट्रिक है, मांगा वो छोड़ दीजिएगा। माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल,
भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स और पाक से पाकिस्तान, इतना देशों में रुपया चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने टी20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? तो रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट मैच अक्टूबर 2022 तक 400 खेले हैं। रोहित शर्मा का उपनाम हिटमैन भी कहा जाता है इनको। ये टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं विराट कोहली के साथ। जब भारत और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था जिसमें भारत ने 7 रन से साउथ अफ्रीका को हरा दिया था और विराट कोहली तथा रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो ये हुक का नियम पालन करता है, हुक वैज्ञानिक के द्वारा। न्यूटन का नियम न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम कहलाता है। दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और तीसरा नियम जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का व्याख्या करता है। गुरुत्वाकर्षण नियम भी न्यूटन के द्वारा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण नियम से सूत्र निकला F बराबर G m1m2/r², जिसमें G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का मास यानी कि द्रव्यमान, और r दोनों पिंड के बीच के दूरी r हुआ इसका वर्ग, जिसमें कैपिटल G का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको भी याद रखिएगा। चार्ल्स का नियम क्या है? तो चार्ल्स का नियम कहता है जब दाब स्थिर रहे, दबाव ज़्यादा नहीं लगे धरती पे, तो स्थिर दाब पर गैस के द्रव्यमान का आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वो उसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती होता है T का। ये चार्ल्स का नियम बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये 2023 में अजय सिंह को एसोचैम का प्रमुख बनाया गया था। तो अभी जो है याद रखेंगे कि एसोचैम के प्रमुख संजय नायर हैं, वो भूल जाइए। अब अभी वर्तमान में संजय नायर जी हैं एसोचैम के प्रमुख, तो इनको याद रखिएगा। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। जबकि नैस्कॉम का अध्यक्ष राजेश नंबियार जी हैं और CII भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष संजीव पुरी जी हैं। CII के संजीव पुरी जी। जबकि फिक्की के महासचिव अभी वर्तमान में शैलेश पाठक जी हैं, शैलेश पाठक, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो हिंदू में कुछ कुरीतियों के सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। विभिन्न प्रकार के सुधार किया गया जो हिंदू समाज में अंधविश्वास वगैरह फैला था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा का भी स्थापना किया गया। आत्मीय सभा बहुत बार एग्जाम में पूछता है, जो एग्जाम में पूछता है वही फैक्ट लाता हूँ, इसलिए सभी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अच्छा, आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस जो है वो विवेकानंद के गुरुजी थे, तो इन्हीं के स्मृति में विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। और विवेकानंद की यादों में ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। जबकि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था। जबकि विवेकानंद फेमस हुए थे अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में। वो धर्म सभा को, विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए शिकागो गए थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो कौन सा जो है आंदोलन जो महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? अभी पहले पूर्व में मैं बता चुका हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। पहले भी मैं बता चुका इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव जस्ट पिछले साल 2023 में ही स्टार्ट हुआ। किसके किसके द्वारा हुआ दोस्तों? तो संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और IIT एक संस्था होती है भारत में, के फॉर कलिंग। KIIT संस्कृति मंत्रालय तथा उड़ीसा सरकार तीनों मिलकर किए। आदिवासी खेलों और एकता को बढ़ावा देने के लिए पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? तो इसको याद रखिएगा, भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त कहा जाता है? कहा जाता है भारत में ऐसा कौन नृत्य है जो महिला के लिए उपयुक्त कहा जाता है, क्योंकि कोमल होता है, वो लास्या को बोलते हैं। और बहुत सारा नृत्य के बारे में फैक्ट बता दिए। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और पहला जो है अभी हाल फिलहाल में नया शास्त्रीय नृत्य असम का सतारिया है। कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचना घटक कौन है? कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति जो है के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचना घटक सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? तो पॉलीसेकेराइड बहुलक है, पॉलीसेकेराइड बहुलक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और सेलुलोज गर्म पानी में घुलनशील भी होता है। सेलुलोज का निर्माण सेलुलोज का उपयोग रेयॉन के निर्माण में, विस्फोटक के निर्माण में ये समय किया जाता है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसको याद रखिएगा। ग्लाइकोजेन क्या है? तो एनिमल स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन को जाना जाता है और ये फल और शहद वगैरह में पाया जाता है ग्लाइकोजन। अच्छा, हिपैरिन एक है बचा हुआ। हिपैरिन क्या है? तो रक्त को थक्का बनने से रोकता है शरीर में, जबकि जो पहले से थक्का बना हुआ रहता है उसमें इसमें ये कोई चेंजिंग कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन थक्का बनने से रोकता है, बना हुआ थक्का को नहीं रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा रखी गई? तो सांची स्तूप मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक के द्वारा रखी गई। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरे शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबिसार थे और तीसरे शासक बिंबिसार के पुत्र अशोक थे। इन्हें अशोक महान के रूप में भी याद किया जाता है। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा गया है, तो याद रखेंगे। सांची का स्तूप जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और यह मध्य प्रदेश के MP के रायसेन जिले में है, इसको याद रखिएगा। और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी पूर्व। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते ही हैं, अभी बोल दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जान लीजिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट आज का, व्यक्तिगत आय क्या है? यानी व्यक्तिगत या आय क्या है? तो जो राष्ट्र के नागरिकों को व्यक्तिगत रूप में प्राप्त होता है तो उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं, जो कर और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय। जैसे मान लिया जाए व्यक्ति और परिवार के द्वारा हम कमाए 20 रुपया महीना में, हमारे पिताजी कमाए 40 रुपया, तो 20 और 40 मिलकर 60 रुपया हुआ। इसमें तो कुछ सरकार को हमको देना नहीं पड़ा, तो कटौती से पूर्व, टैक्स के पूर्व जितना रकम हो गया वो हमारा व्यक्तिगत आय हुआ। अब मान ले टैक्स दे देंगे कुछ, मान ले 5 रुपया, तो 55 रुपया बना, ये शुद्ध आय हो गया। तो आय, कर और टैक्स और कटौती से पहले जो व्यक्ति और परिवार के द्वारा अर्जित सब आय होता है उसे ही
व्यक्तिगत आय बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।